Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Faq Ashraf. बच्चे लास्ट टाइम हम लोगों ने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सोल्स को पढ़ लिया था, जिसमें हम लोगों ने चीजों को डिफॉर्मेशन और उसके अलावा उसके ऊपर लगने वाली जो स्ट्रेस स्ट्रेन और उनकी जो काइंड्स थी टाइप्स थी उनको स्टडी कर लिया था। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उसके यंग मॉडुलस, उसकी जो मजीद प्रॉपर्टीज हैं वो कहां से कहां तक डिवाइड हुई हैं और उनका रिएक्शन क्या है, उनकी बदौलत हम किन चीजों को डील कर सकते हैं और उनके रद्द अमल से हम लोग किस चीज को डिस्कस कर सकते हैं। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। तो आए बच्चे आज के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। बच्चे आपकी बुक में बड़ा शॉर्टली उन्होंने डिफाइन के तौर पर यंग मॉडुलस की तारीफ की हुई है कि स्ट्रेस अप्लाइड पर यूनिट स्ट्रेन। कहा आपने पर यूनिट स्ट्रेन के ऊपर जब स्ट्रेस को अप्लाई करना है, यानी वैसे ही जिस तरह से आपने प्रेशर को अप्लाई करना था फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, इसी तरह से स्ट्रेस अप्लाई करेंगे पर यूनिट स्ट्रेन के ऊपर, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, उसके मतलब कौन सी चीज परफेक्टली हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा उसको ब्रीफली यहाँ पर बयान किया, उसके मतलब जो टाइप्स जो कैटेगरी पॉसिबिलिटी के हिसाब से आपको पूछी जा सकती है उनके बारे में मुकम्मल तौर पर यहाँ पर मैंने सोल्यूशन लिख दिया है। ठीक है बच्चे, आप लोगों ने वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखना है ताकि इसकी जितनी भी अंडरस्टैंडिंग और कैलकुलेशन के हिसाब से जो बातें हैं वो आप तक क्लियर हो सके। इसके अलावा भी अगर कोई चीज क्लियर नहीं होती तो बच्चे आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। तो आए बच्चे आज के टॉपिक को हम लोग गो थ्रू करते हैं। बच्चे यंग मॉडुलस है, हुक्स के लॉ के मुताबिक जो आपका यंग मॉडुलस था, यंग मॉडुलस एक ऐसी तरकीब और एक ऐसे फार्मूले का नाम था जिसमें आपने किसी भी चीज की डिवीजन और इसकी इलास्टिक लिमिट में रहते हुए चीजों को डिस्कस करना था। यहाँ पर जो यंग मॉडुलस का सबसे पहला पॉइंट था उस वो पॉइंट निकला है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी से तो आपको पता है क्या है कि जब किसी चीज के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लग रही हो तो जब फोर्स हट जाएगी तो वो दोबारा से अपनी पहली शेप में आ जाएगी, तो वो कहलाएगी उसकी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी, यानी कि जिस प्रॉपर्टी की बिना पर वो दोबारा से अपनी फर्स्ट पोजीशन और फर्स्ट शक्ल में आ जाए। हुक्स लॉ क्या कहता है, कहता है विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। ये मैथमेटिकली यहाँ पर प्रूफ करके बताऊंगा मैं आपको किस तरह से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी प्रूफ होता है। सबसे पहला जो है वो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। जो स्ट्रेस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन के, इसी के मुताबिक हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। मैथमेटिकली क्या है, ये है यहाँ से स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन और इंप्लाइज दैट स्ट्रेस इज इक्वल टू, जब हम इक्वल का साइन यूज करते हैं तो हम लोग जारी बात है वहां पर कोई ना कोई कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर कांस्टेंट और साथ में स्ट्रेन। और जो मजीद मजे की बात है वो है हमारे पास कांस्टेंट चीज निकालनी, स्ट्रेस और स्ट्रेन हम लोग फार्मूलाज की मदद से मालूम कर सकते हैं। तो लिहाजा ये क्या आ जाएगा आपके पास, रेशियो बिटवीन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन is known as the constant which is known as the modulus of the elasticity। इसका यूनिट क्या होगा बच्चे, आपको पता है जो स्ट्रेस है ये एक किस्म का प्रेशर है यानी फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, और जो स्ट्रेन है ये आपका समझ ले एक किस्म का एरिया एनक्लोज है। दोनों में काफी ज्यादा जो पॉसिबिलिटी है सिमिलरिटीज की वो हम लोग देखेंगे। इसी हिसाब से मैंने इसकी जो मुतलका टाइप्स हैं उनको यहाँ पर नीचे बता दिया ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे, कंसेप्चुअली प्रिपेयर हो जाएं। तो इसका जो यूनिट होता है बच्चे वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है या इसको पास्कल भी कहते हैं। अब एक्चुअल में यहाँ पर जो आपकी चीज बुक में दी गई है वो डायरेक्ट क्या थी, वो आपकी डायरेक्ट ये थी स्ट्रेन अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द, क्या कहलाएगा वो आपका यंग्स मॉडुलस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यंग्स मॉडुलस। और यंग मॉडुलस का फार्मूला भी उन्होंने दिया होगा। तो हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से चलते हैं। विद इन द इलास्टिक लिमिट रेशियो ऑफ द स्ट्रेस टू स्ट्रेन रिमेंस कांस्टेंट नोन एज द इलास्टिक कांस्टेंट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये बच्चे आपका होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, टाइप्स क्या हैं, सबसे पहले जो टाइप्स है वो है यंग्स मॉडुलस। The ratio of the tensile stress to tensile strain is known as the Young's modulus। जो उसका स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेस और जो चेंज है उसका टेंसाइल स्ट्रेन लेंथ के हिसाब से
जो उसकी रेशियो है वो रेशियो किसके इक्वल है, y इज इक्वल टू स्ट्रेस किसके इक्वल होता है, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, और जो टेंसाइल स्ट्रेन है, टेंसाइल यानी लेंथ के हिसाब से डेल एल डिवाइडेड बाय एल आ जाएगा। जब इसको इवेल्युएट करेंगे तो ये आपके पास ये वाली इक्वेशन बनेगी, ये ऊपर और ये फिर नीचे चला जाएगा। ठीक है बच्चे, ये आपको मेथड का पता है, मैंने बताया हुआ है। दूसरे नंबर पर हम बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या होता है, रेशियो ऑफ द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूम टू वॉल्यूम जो रेशियो होगी वो बच्चे आपके पास क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। के से इसको जार करते हैं, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट और यार वॉल्यूम के हिसाब से, और यहां पर भी ये बिल्कुल उसी तरह से इवेल्युएट करने से। तीसरे नंबर पर है शियर मॉडुलस। जो शियर मॉडुलस है ये शेप के हवाले से है, द रेशियो ऑफ द शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन। ये आप लोगों ने पीछे वाली कैटेगरी में पढ़ा था जब हम लोग इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज को डील कर रहे थे, स्ट्रेस स्ट्रेन। ठीक है, वहां पर हमने फोर्स ओवर एरिया डिवाइडेड बाय tan थीटा, ये आपने पढ़ा था शियर स्ट्रेन में, किया है शियर स्ट्रेन में। प्रीवियस लेक्चर्स को आप लोग देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर इट इज आल्सो कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ द रिजिडिटी, इसको रिजिडिटी का मॉडुलस भी कहते हैं, और स्ट्रेस अप्लाइड पर यूनिट स्ट्रेन इज नोन एज द यंग्स मॉडुलस। तो ये था बच्चे यंग्स मॉडुलस का थोड़ा सा ओवरव्यू, जिसमें आप लोगों ने चीजों को बकायदा तौर पर एक्सप्लेन करना और इसकी नोयत को जानना सीख लिया है बच्चे। इसके बाद इसकी एक एग्जांपल है रिलेटिवली, इस एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं कि क्या है और इसको किस तरह से डील कर सकते हैं। बच्चे इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, बड़ी ही आसान और मुनज़्ज़म तरीके से इनकी एग्जाम्पल है, इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ द यंग्स मॉडुलस। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ द यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर, किसी वायर का यंग्स मॉडुलस किस तरह से फाइंड करना है। ये मैंने एक डायग्राम बनाई है आपके पास। फर्ज करें एक स्पोर्ट के ऊपर दो वायर्स लगी हुई हैं। कितनी वायर्स लगी हुई हैं, दो वायर्स। सबसे पहले क्या है, दो स्पोर्ट, एक स्पोर्ट है उसके ऊपर दो वायर्स लगी हुई हैं। एक वायर को हम लोग रेफरेंस कहते हैं, रेफरेंस मतलब उसका जो रेफरेंस पॉइंट है, दरमियाना पॉइंट है, और दूसरा जो है वो उसकी टेस्ट वायर, क्या है, टेस्ट वायर। एक को रेफरेंस और दूसरे को टेस्ट कह लें। दूसरे नंबर पर क्या है, यहां पर कुछ ये छोटी छोटी स्पोर्ट्स लगी हुई हैं, ये देखें ये स्पोर्ट्स लगी हुई हैं। ये क्या करती हैं, ये असल में उस मटेरियल का डायामीटर, उसका जो कनेक्शन है, उसकी जो वेट को हैंग करने की प्रोबेबिलिटी है, उनको जज करने में हमारी मदद करेगी। ठीक है, there are various methods to determine Young's modulus. One of them is a सीरियल्स मेथड। सीरियल्स मेथड क्या है, सीरियल्स मेथड। अब ये सीरियल्स मेथड क्या है, सीरियल्स मेथड कंसिस्ट ऑफ द टू वायर्स, ये दो वायर्स पर मुश्तमिल है, जैसे मैंने अभी बताया। एक को हम लोग एक्सिलियर और रेफरेंस वायर कहते हैं, जबकि दूसरी को टेस्ट वायर कहते हैं। दोनों इक्वल लेंथ की होती हैं, सेम मटेरियल की होती हैं, और उनका डायामीटर भी प्यारे बच्चों सेम होता है, और उनको एक रिजिड स्पोर्ट के ऊपर अटैच कर देते हैं। ये चीजें क्लियर हैं कि जो सीरियल्स मेथड होता है उसमें एक रिजिड स्पोर्ट होती है, उसके साथ दो वायर्स लटका दी जाती हैं। एक आपके पास एक्सिलरी या फिर रेफरेंस, और दूसरी उसके पास कौन सी होती है, टेस्ट वायर होती है। दोनों इक्वल लेंथ की होती है, सेम मटेरियल की होती है, और उनका जो डायामीटर है वो भी बच्चे बिल्कुल सेम होता है। फिर क्या होता है, बोथ आर कनेक्टेड टू द हॉरिजॉन्टल बार्स, फ्रेमवर्क के हिसाब से। ये जो बार्स लगे हुए हैं ना हॉरिजॉन्टल, ये फ्रेमवर्क हैं जिनके ऊपर फोर्स F1 और F2 एक्ट कर रही है। द अदर एंड्स हैंग अ कांस्टेंट वेट, एक के ऊपर हम लोग कांस्टेंट वेट अप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, एक के ऊपर हम लोग कांस्टेंट वेट कर देते हैं अप्लाई, और दूसरे के ऊपर हम लोग कुछ बैलेंस वगैरह एडजस्ट करते हैं। क्या करते हैं, उसके ऊपर बैलेंस वगैरह एडजस्ट करते हैं। एक के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट वेट अप्लाई करते हैं, जबकि दूसरे के ऊपर हम लोग खुद से वेट्स लॉब्स वगैरह लटकाना शुरू कर देते हैं। बोथ आर कनेक्टेड टू द हॉरिजॉन्टल बार्स, हैंग अ कांस्टेंट वेट असाइड। एक के ऊपर कांस्टेंट वेट, दूसरे के ऊपर आपने टेस्ट वायर, उसके ऊपर आप दूसरे स्ट्रेच वेट्स को लटका सकते हैं। अब इसका प्रोसीजर क्या होगा, इसका प्रोसीजर बड़ा इजी है।
अपने समझने की कोशिश करनी। जिस तरह से आपने वायर्स को यहाँ पर हैंग आउट किया ना, उसी तरह से आपने यहाँ पर एज अ प्रोसीजरली चीजों को डिटरमाइन करके लटकाते जाना, उनको मेजर करते जाना। सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है, मेजर इनिशियल लेंथ एल नॉट। इसकी पहली लेंथ आपने मेजर करनी जो कि एल नॉट है ऑफ द वायर यूजिंग द मीटर स्केल। मीटर स्केल को यूज करते हुए आपने इसकी इनिशियल लेंथ मेजर करनी है जो क्या है एल नॉट। दूसरा पॉइंट क्या है, मेजर द डायमीटर बाय यूजिंग द स्क्रू गेज। डायमीटर मालूम करना है स्क्रू गेज की मदद से। द डायमीटर शुड बी मेजर्ड एट सीरियल डिफरेंट पॉइंट्स अलोंग विद द वायर एंड टेक एवरेज। आपने इसको एक पॉइंट के ऊपर मेजर नहीं है करना, आपने इसको काफी ज्यादा पॉइंट्स के ऊपर मेजर करना है और इसके बहुत ज्यादा पॉइंट्स लेने हैं। इतने पॉइंट्स लेने हैं कि बाद में आप इनका एक एवरेजली वैल्यू निकाल सके। क्या कर सके, इसका एक एवरेज पॉइंट और एवरेज वैल्यू को मेजर कर सकें, डिटरमाइन कर सकें। ओके, तीसरे नंबर पर क्या करना है, आपने उसको एडजस्ट करना है, एडजस्ट द स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल क्या था, हम लोगों ने 9th क्लास में ये स्पिरिट लेवल पढ़ा था, जहां पर बैलेंस को जब किया जाता है ना किसी चीज को बैलेंस, तो उसके दरमियान में एक नॉब होती है। क्या होती है, नॉब। समझ लें कि वो नॉब ये है आपके पास, ये जब इक्वली तौर पर डिस्ट्रीब्यूट होगी तो वेट इक्वल होंगे। आपको पता है ना कि हमारे पास जो पहले तराजू होते थे उनके दरमियान में इस तरह से पकड़ने वाला हैंडल होता था, ठीक है। उस हैंडल की मदद से हम लोग उसको लटकाते थे, दरमियान में एक लीवर जिसको हम लोग स्पिरिट लेवल कहते हैं, वो इसके तवाज़न बैलेंस के बारे में बताता कि दोनों साइड पर बैलेंस इक्वल है, वो है स्पिरिट लेवल। इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में यहां पर करके वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है। बाय टर्निंग द माइक्रोमीटर, रिकॉर्ड द मेजर माइक्रोमीटर रीडिंग यूजिंग एज अ रेफरेंस रीडिंग। एक को आपने रेफरेंस रीडिंग ले लेना और उसके मुताबिक ही आपने बाकी रीडिंग्स को मेजर करते जाना है। 4 वाला पॉइंट है, लोअर द टेस्ट वायर विद फर्दर वेट्स। एक के ऊपर तो आपने कांस्टेंट वेट रखा है, दूसरा जो है उसके ऊपर आप लोग हैंगर लटकाते जा रहे हैं स्लॉटेड वेट्स के साथ, मतलब जिनको आप लोग कम से ज्यादा वेट्स कर रहे हैं, 5 किलो का वेट है, 10 किलो का वेट है, आप उस हिसाब से वहां पर वेट्स को लटकाते जा रहे हैं, वो वाला वेट है। Adjust the micrometer screw to restore the spirit level in the horizontal position। हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रिस्टोर करते हुए आपने स्पिरिट लेवल को बिल्कुल लेवल कर देना है। सब्सट्रैक्ट द फर्स्ट माइक्रोमीटर रीडिंग फ्रॉम द सेकंड। आपने 2 रीडिंग्स वहां पर लेनी है माइक्रोमीटर की मदद से, फिर दूसरी को पहली वाली से माइनस कर, मतलब जो पहले वाली है ना उसको बड़ी वाली दूसरी वाली से माइनस कर देना, ताकि उसका एवरेज कर सकें या उसकी रीडिंग को थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकें। रीडिंग टू द ऑब्टेन एक्सटेंशन ऑफ द टेस्ट वायर की एक्सटेंशन से। 6 में क्या है, हम लोग कैलकुलेट करेंगे, अगर स्ट्रेस है तो स्ट्रेस को कैलकुलेट किसी की तरह, वेट ओवर एरिया, फोर्स ओवर एरिया आ जाएगा। वेट भी एक किस्म की फोर्स होती है, आपको पता है, और वेट किसके बराबर होता है, W इज इक्वल टू F इज इक्वल टू mg के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, mg ओवर एरिया किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तीसरे नंबर पर स्ट्रेन का मालूम करना है, तो आपने क्या करना है, टेंसाइल स्ट्रेन मालूम कर रहे हैं, तो आपने जो मेजरमेंट की है लेंथ की वो, और जो उसकी एक्चुअल ओरिजिनल लेंथ है वो वाली, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, इसकी मदद से आपने वहां पर मालूम करनी। तो 7वां नंबर है उसकी जो प्रोसीजर का, वो क्या है, रिपीट द स्टेप बाय इंक्रीजिंग द वेट्स टू ऑब्टेन द वैल्यूज ऑफ द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। बेहतर वैल्यू और प्रोसीजर को बेहतर बनाने के लिए हम लोग मजीद उसके साथ वेट्स लटकाएंगे और वहां पर वैल्यूज को इकट्ठा करते जाएंगे ताकि बेहतर कोई वैल्यू को सिलेक्ट कर सके। समझ लीजिए जिस तरह से आपने किसी वैल्यू में अहम हिस्से यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड करना है, वहां पर प्रिसीजन फाइंड करनी, उसी तरह से यहाँ पर वैल्यूज को भी फाइंड आउट करना है। 8वां नंबर है, प्लॉट द वैल्यूज ऑन द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का एक आपने प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, वहां पर स्ट्रेस स्ट्रेन वैल्यू को रखना है। फिर आप लोगों ने स्लोप फाइंड करनी है, जो कि आप लोगों को पता है कि स्लोप किस तरह से, डेल वाई इज इक्वल टू y over x, or sorry, slope is equal to del y over del x, change in value of the y over value of the x. It gives the straight line, ये straight line देगा, then find the slope, it will equal to the Young's modulus of the y। जब आप लोग इसको मालूम करेंगे तो ये यंग मॉडुलस के इक्वल होगा। तो बच्चे ये थे आपके बिल्कुल इजी प्रोसीजर और इजी पॉइंट्स, जिसमें आप लोगों ने मुख्तलिफ किस्म की वैल्यूज को फाइंड आउट किया और उनसे इस प्रोसीजर के अहम
नुकात पर जाकर, ताकि आपकी जो ऐसा आसान और बिल्कुल करेक्टली मेजरमेंट डन हो सकती है उसको फॉलो कर सकें। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशन वीडियो है वो आप तक पहले पहुंची जा सके। मुझे दे इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी इलास्टिक लिमिट और मजीद जो टॉपिक्स हैं रिलेटेड टू द फिजिक्स फॉर योर बेसिक कंसर्न, यू विल गेट द नॉलेज अबाउट द एवरी पॉइंट वेरी क्लियरली। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर मजीद किसी चीज की जरूरत या इंफॉर्मेशन की, आप लोगों के क्वेश्चन की कोई कमी या कसर रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना, ताकि आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जा सके। मुझे दे इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।